आप सबको सुप्रभात। तो आज हमारा विषय है कैदी और कोकिला, जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी उस समय रचना कर रहे थे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कविता लिखी है वह जब जेल गए थे तब उन्होंने जेल में ही रहकर यह कविता जो रचना की थी। उन्हें जेल इसलिए, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उन्हें जेल किस लिए डाल दिया गया था जेल में। तो उसे जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने देश को आजाद करने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने काफी रचनाएं की थी। और वो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे, यानी समाचार पत्र में जो संपादक होते हैं उनसे भी जुड़े हुए थे। तो इस वजह से अंग्रेजों की नजर इन पर थी और अंग्रेजों ने क्या किया था, इन्हें जेल में डाल दिया था। अब आते हैं जो हमारी आज की जो रचना है, जिसका विषय है कैदी और कोकिला। तो कैदी से आप समझ ही गए होंगे, ऐसे कैदी जिन्हें जेल में रखा गया था। अब यहाँ पर कैदी किसको कहा गया है? क्या जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जिन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि गैर कानूनी हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ कैदी वो हैं जो देश को आजादी दिलाने के लिए आगे बढ़े थे, जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उसका विद्रोह कर रहे थे। ठीक है ना। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने आवाजें उठाई थी, ठीक है, जिन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और यह उसी से जुड़ी हुई कविता है। तो इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह खुद के अंदर भी और समस्त देशवासियों के अंदर भी विद्रोह के बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं। अब कैसा विद्रोह? ऐसा विद्रोह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ। और किस लिए? ताकि हम आजादी प्राप्त कर सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह उस समय की कविता है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो आजादी दिलाने के लिए हमें यह कविता पढ़नी है। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है, होगा जरूर, कि जब आजादी मिल चुकी है फिर क्यों इस कविता को पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, भले ही हम लोग आज आजाद हैं, लेकिन आज भी शोषण कायम है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों के अधिकारों का हनन आज भी हो रहे हैं। आज भी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या किया गया है, बांध दिया गया है, उन्हें विचारों में कस दिया गया। हाँ, मुझे पता है, आज हम लोग चूंकि गद्य का एक पाठ पढ़ चुके थे, ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा एक पद्य भी ले ले, इसलिए मैंने आज कैदी और कोकिला शुरू कर दिया है, तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है। तो अब इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को जरा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, और सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भी सबसे पहला जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए अब हम लोग उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, फिर पाठ परिचय जानेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग पाठ पर आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारे सामने है माखनलाल चतुर्वेदी, ये देखिए, और हमें पढ़ना है इनके बारे में। सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1979 में हुआ था। 89 में, सॉरी, 1989 में हुआ था।
मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। मात्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु थी जब हम लोग 11-12 में पढ़ रहे होते हैं, ये उसी समय की बात है उनकी। और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। जरा आपको मैं बता दूं कि ये पत्रिका जो होती है वो अंग्रेजी में जिसे हम मैगजीन कहते हैं, वही जैसे विजडम होता है, हिंदी में चंपक होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से साहित्यिक पत्रिका होती है। तो साहित्यिक पत्रिका का वो संपादन करते थे जिसका नाम था प्रभा, ठीक है। और उसके बाद वे वो देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। वह देशभक्त कवि थे और एक पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। कर्मवीर पत्रिका का नाम है और प्रताप भी पत्रिका का नाम है। और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा कि पद्म भूषण भी हमारे देश का एक सर्वोच्च प्रथम 5 सर्वोच्च पुरस्कारों में एक पुरस्कार है, ठीक है ना, है ना। सबसे पहले भारत रत्न, ठीक है ना, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म विभूषण। तो सोचिए, तो ये जो प्रथम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कारों में पद्म भूषण भी उन्हें दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वप्रथम उन्होंने प्राप्त किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है, यानी उनमें राष्ट्रीयता दिखती है, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। अब उनके अंदर यह नहीं थी, सिर्फ यही बात नहीं थी कि वो स्वतंत्र देखना चाहते थे भारत को, बल्कि उनके अंदर त्याग और बलिदान की भी भावना थी। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अजीब लगता होगा आपको सुन के यह वाक्य। हर इंसान की एक आत्मा होती है, भारत की भी आत्मा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। यह साहित्य में ही संभव है। और इसका एक भाव यह है कि यहां जो कवि हैं उनके अंदर केवल भारत देश बसा हुआ था। भारत माता के बारे में वो सोचते थे। वो भारत को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जाए वो सोचते थे। भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए वो यह सोचते थे, यानी भारत के लिए सोचते थे। इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा का दर्जा दिया गया था। और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, यानी उसमें कौन से अलंकार डाले जाए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से जो है आकर्षक बना दे, शब्द एकदम कठिन हो, ये वो, उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल एक सच्ची और अच्छी कविता वो होती है जिसमें भाव महत्वपूर्ण हो। तो इसमें भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। तो चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अच्छा, अब परंपरागत मतलब प्राचीन, पुरानी, पहले से चली आ रही। छंदबद्धता मतलब नियमों से बंधा हुआ, यानी नियमों में बंधी हुई वो कविता भी लिखते थे। नियमों से बंधा हुआ जो कविता, नियमों में बंधी हुई जो कविता होती है उसे हम छंदबद्ध कविता कहते हैं। और नियमों से मुक्त होकर जब कविता लिखी जाती है तो उसे हम छंद मुक्त कविता, यानी छंदों के नियम से, ध्यान रखिएगा, यह नियम मतलब गैर कानून नहीं कहा गया है। यहाँ छंदों के कुछ नियम होते हैं, जैसे दोहे के नियम होते हैं, जिसमें 13-11 मात्राएं होती है, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती है, चौपाइया में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार कविताओं की कुछ मात्राएं होती हैं, हरे गीतिका होता है और भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें भी लयबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया है। मैं आपको जरा छंदबद्ध और छंद मुक्त में थोड़ा अंतर बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके इसको। देखिए, छंदबद्ध का मतलब होता है नियमों में बंधा हुआ। मैंने आप लोगों से शायद कभी चर्चा की है, तो आप लोगों को फिर से मैं याद दिला दूं। जैसे कि आप लोगों ने आपके जो पाठ्य पुस्तक में एक कविता है ग्रामश्री, आपने उनमें उसमें जरूर पढ़ा होगा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली,
लिपटी जिससे रवि की किरणें, कोमल की सी उजली जाली। तो ये जो एक लयबद्ध है, इसको हम कहते हैं छंदबद्ध कविता। वहीं जब आप पढ़ते हैं चंद्र गहना से लौटती बेर, जहां पर जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, उसमें वो क्या लिखते हैं, एक बीते का बराबर यह हरा ठिगना चला, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, दह की पतली कमर की है लचीली। तो इसको हम गा नहीं सकते, इसलिए छंद मुक्त कविता हुई। बात समझ में आई, छंदबद्ध और छंद मुक्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया, जो जो शब्द आने चाहिए उन शब्दों का वो उन्होंने बड़े ही मार्मिक और आकर्षक तरीके से इसका इस्तेमाल किया। चलिए अब हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं। ब्रितानी, ब्रितानी मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब यहाँ ब्रिटिश की ओर इशारा किया गया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनीज, ठीक है ना, कॉलोनिज्म जिसको कहते हैं। वो लोग क्या करते थे, हमारे देश को उन्होंने उपनिवेश बना लिया था, ठीक है ना। उपनिवेश मतलब यानी वहां पर राज करते थे हमारे देश में, ब्रिटेन के होने के बावजूद। तो उनका जो शोषण तंत्र था, अब शोषण क्या होता है, शोषण को जरा समझिएगा। शोषण का मतलब होता है अधिकारों का हनन कर लेना या अधिकारों को नहीं देना किसी को, ठीक है ना। तो अधिकारों का जब हनन होता है उसे हम शोषण कहते हैं। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी शोषण होते थे हम भारतीयों पर, उसका बारीक विश्लेषण किया, यानी बड़े ही बारीक मतलब क्या होता है मालूम है, ध्यान से, और एकदम जो छोटी छोटी बातों पर भी उन्होंने ध्यान दिया, इसको हम कहते हैं बारीक। और जो है करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। आपको पता है, हम जब भारतीय थे, हम जब भारतीय मतलब जब आजाद नहीं थे, उस समय जब हम आजादी के लिए सोचते थे तो हमें सीधे जेल में डाल दिया जाता था। और अगर हमने कोई अपना अधिकार मांगने का प्रयास किया या हम लोग उनका विरोध किए, हम ये कहे कि हमें अपनी आजादी चाहिए, तो उन्होंने क्या वो क्या करते थे, वो सीधे हमें जेल में डाल दिया करते थे। तो उनके साथ काफी दुर्व्यवहार होते थे, यातनाएं सहनी पड़ती थी, यानी यातनाएं मतलब कष्ट को सहना पड़ता था, ठीक है ना। और उसका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। दुर्व्यवहार और यातना की बात नहीं है, दुर्व्यवहार मतलब बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था, यातनाएं मतलब कष्ट दिया जाता था, और मार्मिक मतलब आपके दिल को छू जाएगी, ठीक है ना, आपको दया आ जाएगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसका साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, कवि जो है वो जेल में अकेला है, चुपचाप उदास पड़ा है। अब वो एकाकी है, उदास क्यों है आपको पता है? उदास इसलिए नहीं है क्योंकि उसे जेल में डाल दिया गया है, उदास इसलिए है क्योंकि वो भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे और अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्र करने नहीं दिया या उन्हें रोक रहे थे, इसीलिए वो बहुत उदास है। और वो यह चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं देश को आजादी दिला दूं, मतलब उस समय तत्कालीन परिस्थिति की बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बहुत उदास थे। तो कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है, कोकिला से यानी कोयल से। अब यहाँ कोयल कौन है? यहाँ कोयल जो है स्वतंत्रता का प्रतीक, कहीं ना कहीं उनका अपना मन है। तो वो कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष, जो असंतोष की भावना है वो, और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी शोषण होते थे उसके प्रति जो आक्रोश है, यानी गुस्सा, क्रोध, उसको व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। वो कह रहे हैं कि कोकिल जो है वह प्रतीक रूप में आई है रात में, और उन्हें यह कहना चाहती है कि तुम जो है क्या करो, अब मधुर गीत मत गाओ, तुम अब विद्रोह वाले गीत गाओ, स्वतंत्रता के गीत गाओ, जिससे हम भारत को आजादी मिल सके। तो यहाँ पर उनका मन ही उनके मन को कहता है, उनका मन ही उन्हें कहता है, ठीक है ना। तो मन जो है हमेशा स्वतंत्र होता है, उसको कोई नहीं बांध सकता, लेकिन इंसान को बांधा जा सकता है। तो इंसान भले ही वो जो कवि थे उन्हें जेल में रखा गया था और यह कहा गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका मन है वो तो बहुत कुछ कर सकता था। यही कोकिल जो है उनको आवाज देती है। तो कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। अब उन्हें लगता है कि कोयल जो आई है इतनी रात को मेरे से मिलने के लिए,
बोलने के लिए, बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए, तो वो भी वो समझ रही है कि पूरा देश एक कारागार हो चुका है, जेल हो चुका है। इसीलिए अचानक से वो अर्धरात्रि में चीख उठती है, यानी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है। अब वो क्या बोलती है वो कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि अभी तक मैंने जो समझा है क्या सबको समझ में आ गया? तो आप लोग बता दीजिए। एक मिनट, चलिए मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, बताइए क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग एक यस काम सर। करते हैं, यस सर। तो हम लोग कविता शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये रहा आपके सामने कविता, ये रही कैदी और कोकिला। यहाँ कैदी कौन है? हमारा देश। कोकिला कौन है? यानी उसको स्वतंत्र बनाना है, देश को स्वतंत्र बनाने की गुहार है। यहाँ कैदी कवि भी है, और कहीं ना कहीं देश भी तो कैद था और आजादी का प्रतीक है। वो चाहती है कि हमें आजादी मिल जाए। अब वो अचानक से जो गीत गाने लगती है और रात को पहुंच जाती है, तो वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो, आखिर तुम जब इतनी रात को आई हो तुम क्या गा रही हो, ठीक है ना? अब क्यों बार बार रुक जा रही हो, ठीक है? रुक क्यों जा रही हो कोकिल, बोलो तो, क्या लाती हो, कुछ लाई हो, किसी का संदेशा है क्या, या संदेशा किसका है जरा मुझे बताओ, तुम जो इतनी रात को आई हो, कोकिल बताओ तो। अब देखिए आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यानी जो वो जेल में थे उसकी दीवारें ऊंची थी और काली थी, और उन्हें किनके बीच रखा गया था? चोरों, चोरों के, बटमारों के, लुटेरों के बीच में। क्या वो ऐसा कर रहे थे? ऐसा उन्होंने तो नहीं किया था, वो तो आजादी के लिए लड़ रहे थे। फिर उनके बीच रखने का क्या मतलब? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रहे। अंग्रेज लोग जीने भी नहीं देते थे और मरने भी नहीं देते थे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आपने जतिन दास का नाम सुना होगा, पता है जब उन्होंने यह विद्रोह किया कि उन्हें ठीक से भोजन नहीं मिलता है जेल में, ठीक से भोजन मिले सबको, तो क्या हुआ था? अंग्रेज लोग जो थे वो जानबूझकर मुंह के अंदर से पाइप डालकर दूध पिलाते थे। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? इसलिए करते थे ताकि उन्हें थोड़ी सी भूख जो लग जाए और वो और भी ज्यादा उनकी जो ज्वाला है, भूख की ज्वाला, भूख की अग्नि, वो धधक उठे। अर्थात थोड़ा सा खिलाकर आपको अगर छोड़ दिया जाए ना तो आपको ज्यादा भूख लगेगी। तो यही वो अंग्रेज लोग करते थे, तो जीने को भी नहीं देते थे पेट भर खाना, और मरने भी देते नहीं, भूखे रह जाते, ठीक है ना? जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, उनके जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा था। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? इसे शासन कहते हैं या इसे तम का प्रभाव कहते हैं, अर्थात अज्ञानता का प्रभाव। कहीं ना कहीं देश में अज्ञानता थी, तभी तो तभी तो सब लोग स्वतंत्र नहीं थे, और उन्हें पता भी नहीं था कि वो स्वतंत्र नहीं है। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है, आप लोगों ने संस्कृत में कभी सुना होगा, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? हे ईश्वर, दूसरा जो है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर लीजिए। हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। यहाँ तम का प्रभाव गहरा है, मतलब अज्ञानता का प्रभाव गहरा था, ठीक है ना? आगे, ऊंची काली दीवारों के घेर में तुम हो गया। अब शासन है तम का प्रभाव, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब बताइए तो, हिमकर भी मेरा निराश कर दिया है हमें, वो भी साथ छोड़ दिया, अर्थात चंद्रमा भी आज पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, अमावस्या की रात है, रात भी पूरी तरह से काली है। और इस समय, ऐसे वक्त में तुम क्यों जग गई हो, तुम क्यों आई हो मेरे पास सखी? आली मतलब सखी होता है, कोयल को सखी कहा गया, और कहीं ना कहीं कोयल उनके मन का ही प्रतीक है, ठीक है?
तो बताइए यहां तक कौन समझ गया? मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, बताइए। किसी को पूछना है? प्रथम दो अनुच्छेद किसी को भी? प्रथम दो अनुच्छेद में किसी को कुछ पूछना है? हाँ ना नो कुछ सर। नहीं पूछना है, समझ गए? No, sir. Yes, sir. ठीक है, तो समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं तो उनका मन है, और वो मन ही उनसे कह रहा है और मन में ही वो उत्तर दे रहे हैं, और वो उनका मन जो है वो कोकिला है। अब वो रात को अचानक से जो इतनी व्याकुल होकर आई और चिल्लाने लगी, तो कवि पूछते हैं कोयल से, यानी अपने ही, क्यों हुक पड़ी? तुम्हें कोई दर्द उठा है क्या, या कोई वेदना यानी कोई कष्ट है बोझ वाली सी जो तुम्हें बोझ लग रहा हो? कोकिल बोलो तो। क्या लूटा? अरे तुम्हारा कुछ लुट गया है क्या? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी की रखवाली कर रही थी? मृदुल, मृदुल मतलब बहुत अत्यधिक, ठीक है ना। मनोहर, वैभव मतलब संपत्ति। तो क्या यह संपत्ति लुट गई है तुम्हारी जिसकी तुम रखवाली कर रही थी? कोकिल बोलो तो। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की संपन्नता की ओर इशारा किया गया है कि हमारा देश हमेशा से संपन्न रहा है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था हमारे देश को, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, क्या हुई बावली? क्या तुम बावली हो गई हो, दीवानी हो गई हो, पागल हो गई हो क्या? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। तुमने कहीं कोई ज्वाला देखी है क्या? क्या किसी जंगल में आग लग गई है क्या, जो तुम देख कर आई हो और मुझे बताने आई हो? देख ली हो और मुझे बताने आई हो। तो यहाँ दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। लेकिन क्या यहाँ जंगल में लगी आग की ओर इशारा किया गया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ दावानल यानी जंगल में लगी आग का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह हो रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, शोषण के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, और उसकी जानकारी वो लेकर आई कि तुम भी ऐसा ही करो। हे कवि, बाकी सब जगह हो रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम भी करो, ठीक है ना। अब क्या तुम इतनी रात को मुझसे कह रही हो कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं, मैं लोगों के अंदर विद्रोह के बीज बो दूं अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह के बीज बो दूं हमारी जनता में? तुम देख क्या, तुम ये चाहती है? तुम्हें समझ में नहीं आता? अब वो कहते हैं, देख ना सकती है जंजीरों का गहना? क्या तुम देख नहीं रही हो कि मुझे जंजीर रूपी गहने पहनाए गए हैं, ठीक है ना। हथकड़ियां क्यों? और तुम पूछ रहे हो ये हथकड़ी क्यों लगी है मुझे? मुझे हथकड़ी क्यों लगी है? यह ब्रिटिश राज का गहना है। यह जब मैंने अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहा, तो ब्रिटिश सरकार ने उसके प्रति जो है मुझे क्या दिया? एक गहना दिया। और वो गहना क्या है? ये हथकड़ियां, ये बेड़ियां। कोल्हू का चर्रक जीवन की तान। अब तो मेरा लगता है जीवन इसी जेल में बीत जाएगा इन लोगों के कार्य करते हुए, जो लोग इनके कष्ट को सहते हुए। कहने का तात्पर्य भाव ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहे कोल्हू का चर्रक चू, यानी जो एक रोज का रोज रोज का रोज एक ही कार्य करना, ठीक है ना, यही जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चरकचू मतलब कोल्हू का बैल बोलते हैं ना, यानी एक ही कार्य रोज करवाना। और उसके बाद कह रहे हैं गिट्टियों पर उंगली, यानी पत्थर तुड़वाए जाते थे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कहा गया है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, लकड़ी यहाँ पेट पर फंसा के, और वो जो गोल गोल घूमते हैं ना तेल निकालने के लिए, तो उनसे ऐसा करवाया जाता था। तो हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी अंग्रेज लोग जो भी अत्याचार इन पर करते थे, जो भी, वो सारे अत्याचार ये सह लेते थे, और उन जो भी कार्य करने बोलते थे वो ये कार्य सब कुछ कर देते थे। और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की अकड़ रूपी कुएं को, कुएं के पानी को खाली करते थे, अर्थात उनकी अकड़ को कम करते थे, ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या तुम्हें दिन में दिखाई नहीं दिया था? मेरे साथ जो इतनी परेशानियां हो रही थी, क्या तुम दिन में देख नहीं सकती थी?
जो तुम इतनी रात को आई हो गजब ढाने के लिए, यानी मुझ पर ये जो भी ये कष्ट, और मुझे याद दिला रही हो, बार बार मुझे कष्ट पहुंचा रही हो याद दिला कर, ठीक है। इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। इसलिए हे सखी तुम रात को मेरे पे गजब ढा रही हो, यानी मुझे ये सारी बातें बता रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। अब इस शांत समय में यानी रात में भी, अमावस्या की रात है, एकदम काली माँ रात है, काली माँ मई है, और तुम इतनी रात को इस शांत समय में अंधकार को भेद कर अचानक से रो क्यों रही हो। कोकिल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। और तुम जो चुपचाप इतनी रात को आई हो और मेरे अंदर विद्रोह के बीज बोने के लिए इस भांति, कोकिल बोलो तो ऐसा क्यों कर रही हो। क्या तुम देख नहीं सकती हो मेरी क्या परेशानी है, मैं किस परिस्थिति में हूं, और तुम ऐसी परिस्थिति में आकर मेरे अंदर विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक है ना, और लोगों में स्वतंत्रता के जो मंत्र है उसको फूंक देने, और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह के बीज है उसको बोने के लिए, ठीक है ना। कोकिल बोलो तो बताइए। अब इस पृष्ठ में किसी को कोई परेशानी है यहाँ पर, जो भी बताइए। सबको समझ में आ गया। यस सर। यस यस सर। ओके, तो और कोई आपको प्रश्न करना है क्या कि आगे बढ़े। इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है ना, किसी को कोई प्रश्न करना है। किसी को कोई प्रश्न नहीं करना। नो सर। ओके, नो चलिए आगे। सर। अब देखिए, तो हम अगला पृष्ठ एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो अनुच्छेद, उसके बाद हम लोग छोड़ दें। देखिए वो कैसे जेल में बंद है, देखिए यहाँ पे है ना जेल में बंद। अब कहते हैं देखिए आगे की पंक्ति, काली तू सर, रजनी। हाँ बोलिए। कोल्हू का चर्चक चूप लाइन एक बार बता देता फिर देखिए, बताता हूँ। उन लोगों को क्या किया जाता था, जिस तरह से बैल को बांध कर उनसे कार्य करवाया जाता है, उसी तरह से बैल की जगह में इंसानों से, यानी वो कैदियों से और बाकी के लोगों से जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और उनको जो बंदी बना लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था, उनसे वो कार्य करवाए जा रहे थे। तो उसी को कहते हैं कोल्हू का चरक चू, मतलब दिन रात मुझे तो यही सुनना पड़ रहा और कुछ नहीं बचा। आई बात समझ में, अब समझ में आया बाबू, समझ में आया। यस सर। ओके, तो देखिए अब वो कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, किस पर है गाली है आली। अब वो कह रहे हैं, देखिए अब तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे कोयल तुम काली हो। अब देखिए मन जो होता है हमें पता नहीं कैसा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए उसको भी हम कहते हैं। अब यहाँ काली का मतलब क्या है, एक और बात समझिएगा, यानी नेगेटिविटी, नकारात्मकता की ओर संकेत करता है। क्या है, ठीक है, नकारात्मकता की ओर। तो वो कोयल को कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, यानी हे कोयल, हे सखी तुम भी काली हो। रजनी मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजों का शासन है वह भी काला है, अर्थात बिल्कुल सही नहीं है, वह अत्याचार है, शोषण युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, और मुझे जिस काल कोठरी में रखा गया है वह भी काली है। मेरी जो लौह की श्रृंखला है, जिसकी बेड़ियां बनी हुई है, वो भी काले रंग की है। पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गालियां। और तुम इतनी सारी परिस्थितियों को समझ रही हो, देख रही हो कि मैं कैसा हूं, किस परिस्थिति में हूं, और तुम इस परिस्थिति में भी मुझे कह रही हो कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं। तो तुम्हारी ये बातें मुझे गाली स्वरूप लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गाली दे रही हो। बात समझ में आई, क्लियर है। ये वाली पंक्ति, ये वाला अनुच्छेद समझ में आया आपको, सबको समझ में आया ये अनुच्छेद, ये अनुच्छेद सबको यस समझ में आया, सर। क्लियर है। सर। तो देखिए वो उनकी Yes, इतनी sir. सारी Yes, sir. परिस्थितियों को बताते हैं कि ये सारी परिस्थितियां मेरे साथ हैं, और फिर भी तुम मुझे कह रही हो स्वतंत्रता के गीत गाने के लिए। तो मैं कैसे गाऊं बताओ। और मुझे जब तुम ऐसा करने को कह रही हो तो मुझे ये गाली स्वरूप लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गाली दे रही हो।
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। और ऐसे काले संकट पर तुम क्यों हो यहाँ आई? तुम देख रहे हो मेरी क्या परिस्थिति और तुम भी यहां मरने आ गई हो। अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं वह भी कवि कह रहे हैं कि तुम क्यों कष्ट में आ रही हो, मैं तो पहले से ही कष्ट में। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब वो कह रहे हैं कि अपने चमकीले गीतों को, देखिए कोयल जो होती है उसकी वाणी मधुर होती है और सब लोग उसको पसंद करते हैं। अर्थात यहाँ कोयल जो है अपने मधुर गीतों से सबको अपना बना लेती है। ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा वो दोहा, कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेते। यानी केवल अपनी मीठी वाणी से, सिर्फ अपनी मीठी वाणी से कोयल सबको अपना बना लेती है। जबकि कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। ना कोयल किसी को धन देती है और ना कौवा किसी का धन ले लेता है, फिर भी अपनी मीठी वाणी से। तो यहाँ मीठी वाणी का मतलब क्या है? यहाँ मीठी वाणी का मतलब है अपने चमकीले गीतों से, माने ऐसे गीत तुम सुना रही हो जिससे भारत को आजादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो तुम जो तैरा रही हो, अर्थात इस परिस्थिति में भी तुम मुझे जो ये बता रही हो और ऐसा करने को भी कह रही हो, क्या तुम मेरी परिस्थिति नहीं देख सकती जो मुझे ऐसा करने को कह रही हो? तो मुझे क्या लग रहा है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरी परिस्थिति समझ रही हो। कोकिल बोलो तो। काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। आखिर तुम इस काले संकट पर, जो ब्रिटिश सरकार की जो योजनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके जो अत्याचार है, शोषण है, ऐसी परिस्थिति में सब कुछ तुम देखते हुए भी तुम आ गई हो इतनी रात को। तो बताओ तो, क्या तुम क्यों इस संकट में आ रही हो और अपने गीतों से क्यों तैरा रही हो लोगों के बीच में और मेरे बीच में, खास करके मुझे कह रही हो कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं? आखिर क्यों ऐसा कर रही हो तुम? बोलो कोकिल बोलो तो। ठीक है, तो बताइए, यहां तक में किसी को कोई कोई प्रश्न करना है? कुछ कोई कष्ट, कोई परेशानी बताइए। यहां तक में कोई किसी को कुछ नो पूछना है? सर। किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, अब ये भी पढ़ ही लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। ठीक है, अब वो कहते हैं, देखिए अब अपनी और उसकी परिस्थिति को बताते हैं कि किस तरह से हम दोनों में अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देश विषमता देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अरे वो कह रहे हैं कि तुझे हरियाली डाली मिली, अर्थात तू स्वतंत्र है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे काल कोठरी में रख दिया गया है। तो तेरी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। तेरा जो है नभ भर में संचार है, यानी तू कहीं भी जा सकती है। मेरा बस ये 10 फुट का संसार है, इसी में मुझे रहना पड़ेगा। तू जब गाना गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, और मैं रोता भी हूं ना तो मुझे क्या करते हैं, और ज्यादा कष्ट दिया जाता है ताकि मैं रोऊं भी ना। तो देख विषमता तेरी मेरी, ये विषमता यानी दोनों में जो विषमता है, अंतर है, इसको देखने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि मैं लोगों में विद्रोह के बीज बो दूं। मैं अपनी रचना से, अपने मधुर गीतों से लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह के बीज बो दूं। तो क्या ये संभव है? तो बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों रणभेरी बना रही हो? यानी कि क्यों तुम चाह रही हो कि मैं लोगों के अंदर वो चीजें भर दूं जो कि अंग्रेजों को यहां से भगाने में और हमारे देश को आजादी दिलाने में सहयोग करे। ठीक है ना, तो यहां तक और कोई परेशानी किसी को ये वाली पंक्ति में, इस अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद में किसी को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है ना सर। सबको? चलिए। यस सर। यस सर। अरे ये तो खत्म हो गया यार, इतना ही है। तो इस हुम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तुम जो ये हुंकार भर रही हो कि मैं ऐसा करूं, तो तुम्हारे इस हुंकार पर, तुम्हारे इस बोलने पर अपनी कृति यानी अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, मैं कौन सा बदलाव ला दूं, मैं क्या करूं।
कोकिल बोलो तो, आखिर तुम बताओ तो मैं क्या करूं। अच्छा, मोहन के व्रत पर, मोहन के व्रत पर मतलब गांधी जी ने जो ये प्रण लिया है, कि ये सौगंध ली है कि भारत को आजादी दिलाएंगे, उनके उस व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। यानी प्राणों का जो अर्क होता है, जिस प्रकार किसी चीज का रस होता है ना, इसे दबाते हैं तो वो रस निकलता है, ठीक उसी प्रकार प्राणों का आसव, ठीक है ना, प्राणों का जो रस है, यानी हमारे अंदर जो भी विद्रोही चेतनाएं हैं, विद्रोही बातें हैं, शोषण के खिलाफ जो बातें हैं, उसको मैं कैसे भर दूं और किस में भर दूं, बताओ। तुम जिसमें बोलोगे मैं भर दूंगा। बताओ कोकिल, बोलो तो। समझ में आया सब? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? तो चलिए अगले दिन हम लोग, यस सर। यस वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।